हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार। वेलकम टू स्टडी विद वाईजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर है मैथ का 3.5। इस एक्सरसाइज को हम आज पूरा डिस्कस करेंगे और एक एक सवालों को सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है, तो आप यदि एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हो या जो भी आपके दोस्त पढ़ते हो तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो 3.5 है, संख्याओं के साथ खेलना। आपका 3 चैप्टर है, नई किताब में हो सकता है ये 4 चैप्टर हो, तो आप देख लीजिए, आप बुक निकाल के और बुक को सामने रख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। तो यदि कोई संख्या, ए नंबर दिया है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होती है, ये कथन असत्य हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो वो 9 से विभाज्य होगी, लेकिन एक कंडीशन जरूर याद रखिए कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से जरूर हो जाएगी। क्यों? देखिए, पहले हम 3 वाला उदाहरण लेते हैं। 3 से कोई विभाज्य संख्या है, वो हमने ले ली 15। अब इसमें 9 का भाग तो नहीं जाएगा, तो 3 से विभाज्य संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब 9 वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने 18 ले लिया, 9 में 18 का भाग चला जाएगा और 3 में भी 18 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब 9 से भाग जाएगा तो 3 से भी जाएगा, लेकिन 3 से जाएगा तो जरूरी नहीं कि 9 से जाएगा ही जाएगा, तो यह सत्य हो जाएगा। यदि बी नंबर दिया है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी, ये कथन सत्य हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि जो 9 से विभाज्य होगी वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। सी नंबर दिया है, यदि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है तो वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 होता है, तो जो संख्या 3 से विभाज्य होगी और 6 से विभाज्य होगी वो 18 से विभाज्य हो जाएगी। डी नंबर क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य हो जाएगी, तो ये भी सत्य है। क्योंकि 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 90 होता है, तो जो 9 और 10 दोनों से विभाज्य होगी वो 90 से भी विभाज्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ई है, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हो, सहअभाज्य का मतलब हो जिन दो संख्याओं का मासा एक आए वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी। तो सहअभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। एफ नंबर क्वेश्चन है, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए, ये कथन असत्य हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं जिसमें 4 का भाग जाए उसमें 8 का भी जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि यदि किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो 4 का जरूर जाएगा। यानी बड़ी का जाएगा तो छोटी का भी चला जाएगा, लेकिन छोटी का जाएगा तो ये जरूरी नहीं कि बड़ी का भी जाएगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4 तिया 12 होता है, ठीक है। अब इसमें 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। अब 8 का उदाहरण लेते हैं, 16 ले लिया, 16 में 8 का भाग चला जाएगा, लेकिन 4 का भी भाग चला जाएगा। तो 8 का भाग जाएगा तो 4 का भी जाएगा, लेकिन 4 का जाएगा तो जरूरी नहीं कि 8 का जाएगा ही जाएगा, तो यह सत्य हो जाएगा। जी नंबर है, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको उदाहरण समझाया। एच नंबर दिया है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को ही पूरा विभाजित करेगी, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। फिर आई दिया हुआ है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, तो ये कथन आपको हो जाएगा असत्य। देखिए, पहले कह रहा था अलग अलग दे तो योग को विभाजित करेगी, तो वो सत्य था, लेकिन यहाँ योग को विभाजित करे अब अलग अलग दे दे, अब ये उस क्वेश्चन का डायरेक्ट उल्टा दे दिया, तो यहाँ असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ 60 के लिए दो भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनसे अज्ञात संख्याएं लिखिए। अज्ञात संख्या यानी कि जो खाली है। तो 60 के पहले वृक्ष गुणनखंड जो दिए हैं उनको देखते हैं। तो 60 के गुणनखंड किए तो हो जाएंगे 6 और 10, क्योंकि 10 छक्का 60 होता है। फिर 6 के किए तो 6 के हो जाएंगे 2 और 3, यहाँ पर 3 की जगह खाली थी तो हमने 3 को भर दिया, तो आप भी भर लीजिए। फिर 10 के करेंगे तो हो जाएंगे 5 और 2, यहाँ 2 की जगह खाली थी तो हमने कह दिया, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। इसी प्रकार से बी नंबर क्वेश्चन है, 60 के करना है, लेकिन इसमें दूसरी तरीके से करना है। पहले 60 के ए नंबर में किए थे उन्होंने 6 और 10, अब इन्होंने 60 के कर दिए 30 और 2, क्योंकि 30 दूनी क्या होता है 60, तो 30 दिया हुआ था, 2 हमने भर दिया है, तो आप भी भर लीजिए।
फिर 30 के करेंगे तो हो जाएंगे 10 और 3, 10 तिया 30, तो यहाँ पे 3 भर लीजिए। इसके बाद हो जाएगा 10 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 2 और 5। तो इस तरीके से ये आपके गुणनखंड जो है 7 के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए एक भाज्य संख्या ले ली हमने 8, भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य है, और अगर ना जाए तो वो अभाज्य है। अब 8 में 1 का भी चला जाएगा, स्वयं 8 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। तो इसके गुणनखंड करोगे अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए इसमें हमने 1 को और 8 को शामिल नहीं किया क्योंकि इसका गुणनखंड 1 भी है और स्वयं 8 भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और स्वयं उस संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। क्या लिखिए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी 9999। ध्यान दीजिए, जितने अंकों की जितनी बड़ी संख्या पूछी जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, उतनी ही बार हम 9 लिख देते हैं तो उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी थी तो हमने 4 बार 9 लिख दिया। अब इनके करना है गुणनखंड, चलिए गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। क्वेश्चन नंबर 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। वहां 4 अंकों की सबसे बड़ी कह रहा था, यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी कह रहा है। तो सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अगर आप इस तरीके से गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तो गुणनखंड आप ऐसे कर लिया करें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मुझे 12 की करनी है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। 12 के यहाँ 2 से दीजिए, 2 छक्का 12, फिर 3 2 से दीजिए, 2 तिया 6, फिर 3 से दीजिए तो 3 एकम 3। इस तरीके से आप कर लीजिए अगर आपको नहीं बनते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड तो आप जानते हैं, अब आरोही क्रम यदि आप नहीं जानते तो समझ लीजिए, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो जब बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिखा जाएगा तो आरोही क्रम, और जब घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा तो अवरोही क्रम। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड कर लिए हम, तो 7 गुणे 13 गुणे 19। अब देखिए इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो 7 आया, फिर 13 आया, 19 आया, तो ये तो पहले से ही आरोही क्रम में, इनको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो चलिए ये आरोही क्रम हो गया। अब इन दो संख्याओं के बीच में संबंध क्या है? तो देखिए 7 में 6 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 13 में 6 जोड़ोगे तो 19 आएगा। तो यानी इनमें 6 का अंतर आ रहा है ना आगे आने वाली संख्या में, तो इनमें संबंध हो जाएगा कि दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 क्रमागत संख्या है। कैसी? क्रमागत। क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए, 20 से नहीं, क्रम से। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो चलिए करते हैं। हमने एक उदाहरण लिया, हमने 3 संख्याएं क्रम से ले ली, 2 3 और 4, इनका गुणा किया तो 24 आया। 24 क्या 6 से विभाज्य है? तो आप बोलोगे यस। तो इसका मतलब हमारा ये सिद्ध हो गया, यदि 3 संख्याएं क्रम से लेंगे तो उनमें 6 का भाग जाएगा। एक और ले लो, 4 5 और 6, देखिए हम 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 हमने क्रम से ले ली, इनका गुणा कराया, 120 आ गया। इसमें भी 6 का भाग चला जाएगा, 6 दूनी 12। इसका मतलब ये भी सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो क्रमागत विषम, अभी उसमें सम और विषम नहीं कहा था क्वेश्चन नंबर 7 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम है, जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम है। तो विषम संख्या आपकी होती है 1 3 5 7 9 11 13। तो चलिए दो क्रम से हम विषम संख्या ले लेते हैं और उनमें देखते हैं कि 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। कुछ उदाहरण देके हम सत्यापन करते हैं। तो 3 और 5 ले लिया, 3 के बाद 5 ही आता है विषम संख्या, इनको जोड़ा तो 8 हो गया। 8 जो कि 4 से विभाज्य है, इसका मतलब ये सही है। एक उदाहरण और ले लो, 5 और 7 दोनों विषम संख्या हैं, दोनों क्रम से हैं, जोड़ा तो 12 आया, 4 का भाग दिया तो चला जाएगा। तो 4 12 का विभाज्य है। 7 और 9 ये भी क्रम से हमने ले लिए और इसमें जोड़ा तो 16 आया, 4 का भाग इसमें पूरा पूरा
चला जाएगा। इसका मतलब ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो चेक करते हैं एक एक करके। पहले हमने 24 के किए, तो 24 के 2 गुणा 3 गुणा 4। अब देखिए भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए। देखिए 4 में 1 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, तो ये भाज्य होगी, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो बी में देखिए 56 के किए 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 भी अभाज्य 7 भी अभाज्य, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड है। सी वाला देखिए 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7 की 70 गुणनखंड, तो 2 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य 7 भी अभाज्य, इसका मतलब ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। डी नंबर देखिए 54 के किए तो 2 गुणा 3 गुणा 9 आया, 9 यहाँ पर भाज्य है क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो ये यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कि सिर्फ बी और सी यह अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। बिना भाग किए हमको ज्ञात करना है कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो 45 का गुणनखंड यदि हम करते हैं, किसका 45 का, तो होते हैं 9 गुणा 5। क्या होते हैं 5 गुणा 9 या 9 गुणा 5, यानी कि 9 अपना 45। अब हम चेक करते हैं कि 25,110 है वो 5 से विभाज्य, क्योंकि इकाई का अंक जिसका 0 है और जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 से भाग चला जाता है। अब दूसरी संख्या 9 से चेक करते हैं, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, क्यों, क्योंकि जिनके अंकों का योग 9 होगा तो उसमें 9 का भाग चला जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 5 7 7 1 8 8 1 9, इनका अंक भी 9 आ रहा है, 9 का ही भाग जाएगा। तो जिस संख्या में 9 और 5 का भाग चला जाएगा उसमें 9 अपना 45, यानी कि 45 से ही भाग चला जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसीलिए 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है संख्या 18, कौन सी संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य, तो क्या यह 2 गुणा 3 यानी कि 6 से विभाज्य है। तो ये तो सत्य बात है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 यानी 24 से विभाज्य होगी। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें हम लिख देंगे कि 12 6 और 4 दोनों से विभाजित होती है, लेकिन 24 जो है 24 12 से विभाजित नहीं हुई, यानी कि 12 में 24 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए ये अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.5 का, इसको समझते हैं। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ। कैसे, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमने ले ली। हमने सबसे पहले ले ली 2, फिर 3, फिर 5 और 7, इनका किया हमने गुणा, तो गुणा करने के बाद आया 210। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो सबसे छोटी 4 संख्या हमने ली भिन्न भिन्न और उनके अभाज्य गुणनखंड जो हमने किए और उनका गुणा करने के बाद वो संख्या आएगी 210। तो इसका आंसर हो जाएगा 210। तो ये था क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का 3.5 का सॉल्यूशन, संख्याओं के साथ खेलना। इसके बाद जल्दी आपको 3.6 का भी सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक इसकी कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।